बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर, कल हमने चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी इकोलॉजी इकोसिस्टम की, और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी जैसे पॉपुलेशन, कम्युनिटी। फिर उसके बाद हमने इकोसिस्टम्स की टाइप्स को डिस्कस किया था। तो आज हम जो है वो बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर क्या है। बायो, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, का मीनिंग है लिविंग या लाइफ, और स्फीयर मीन्स प्लेस। तो बायोस्फीयर मीन्स लिविंग प्लेस, या यूँ कह लें कि बायोस्फीयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर तमाम इंक्लूडेड होंगी। लिथोस्फीयर के बारे में कल हमने कहा था लैंड को कहा जाता है, एटमॉस्फेयर एयर को कहा जाता है, और हाइड्रोस्फीयर जहाँ पानी मौजूद होता है उस जगह को कहा जाता है। अब ये जो बायोस्फीयर हमने कहा है, इसकी ज़मीन के ऊपर या ज़मीन पर जो पानी मौजूद है उसके अंदर कितनी लिमिट्स है जहाँ तक ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ज़मीन के ऊपर तकरीबन 8 to 10 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में, और पानी के अंदर जो है वो ओशन डेप्थ में कह लें आप, तकरीबन इतना ही 8 to 10 किलोमीटर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ऑर्गेनिजम्स विद इन बायोस्फीयर नॉट ओनली अडेप्ट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट बट आल्सो इंटरेक्ट टू मॉडिफाई एंड कंट्रोल केमिकल एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द बायोस्फीयर। अडेप्ट देमसेल्फ, कल हमने बात की थी डेजर्ट इकोसिस्टम की, और कहा था कि डेजर्ट इकोसिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं उनमें कांटे पाए जाते हैं। तो वो कांटे क्या हैं? असल में वो उनके लीव्स जो है वो मॉडिफाई कर गए हैं, या अपने आप को उन्होंने चेंज करके कांटों की शक्ल में तब्दील कर लिया है, ताकि उनका सरफेस एरिया कम से कम हो और पानी जो है वो उनसे ट्रांसपायर या इवेपोरेट ना हो, क्योंकि वहाँ पर पानी की पहले ही कमी है, तो उन्होंने पानी को बचाना है। तो उनके पत्ते जो है वो कांटों में तब्दील हो गए। ये क्या है? उनकी अडेप्टेशन है। किस वजह से? एनवायरनमेंट की वजह से, कि एनवायरनमेंट में पानी की कमी है। और इसी तरह से कि ये किस तरह से कंट्रोल करते हैं केमिकल और फिज़िकल कंडीशंस को किसी भी बायोस्फीयर की, तो उसकी मिसाल हम प्लांट्स को ले सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो तमाम एनिमल्स इनहेल करते हैं, जिससे उसकी कमी हो जाती है, और उस कमी को पौधे प्रोड्यूस करके ऑक्सीजन पूरा कर देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उसकी केमिकल कंपोजिशन को कंट्रोल किया और जो चेंज आई थी उसको रिकवर किया। और फिज़िकल कंडीशंस में को भी इसी तरह से डिकम्पोज़र्स हैं, डिकम्पोज़ करते हैं डेड बॉडीज़ को, जिसमें हम बैक्टीरिया और फंजाई कहते हैं कि डिकम्पोज़र्स हैं। तो ये डिकम्पोज़र्स डिकम्पोज़ करके जब उसमें एलिमेंट्स शामिल करते हैं तो उसकी केमिकल नेचर भी जो है वो चेंज होती है या कंट्रोल होती है, और उसके साथ साथ उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो उससे चेंज होती हैं, कि जब उसकी pH चेंज होती है तो उसकी बाइंडिंग्स वगैरह जो है वो चेंज होती हैं। तो इस तरह से तमाम जानदार जो है वो अपने माहौल को कंट्रोल भी करते हैं, अडेप्ट भी करते हैं जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, और इस उनकी रिहाइश को या रहने की जगह को हैबिटेट कहा जाता है। हैबिटेट और हैबिट में आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है कि हैबिट तो आदत को कहा जाता है किसी भी जानदार की, और हैबिटेट जो है वो उसकी रहने की जगह, या जिसको हम उर्दू में मस्कन कहते हैं। और इंग्लिश में या दूसरी तरह से हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द एक्चुअल लोकेशन या स्पेसिफिक लोकेलिटी विद इट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव इज़ नोन एज हैबिटेट। यानी वो जगह, एक्चुअल पोजीशन, लोकेशन जहाँ पर जानदार रह रहा है उसको उसकी हैबिटेट कहा जाता है। अब जानदार जो है, सेकंड पैराग्राफ जो है वो हैबिटेट के बारे में ही है कि जानदार जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, और वो तब ही उस एनवायरनमेंट में
अपने आप को जो है वो वहाँ पर रहते हैं, जब वो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए टॉलरेबल हो, या वो उस रेंज में हो जिसको वो टॉलरेट कर सकते हो, यानी वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ की पीएच, क्लाइमेट, तो अगर वो टॉलरेबल होगी तो तभी जो है वो वहाँ पर उसको अपनी रहने की जगह बनाएंगे। जैसे डेज़र्ट की बात कर रहे थे कि जो है वो कोल्ड एरिया के प्लांट्स डेज़र्ट में नहीं ग्रो कर सकेंगे क्योंकि वो वहाँ की रेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते टेम्परेचर की, वाटर की। तो हैबिटेट जो है वो एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। और हैबिटेट्स जो है वो जैसा कि एक्वेटिक हो सकती है, टेरेस्ट्रियल हो सकती है, हम कहते हैं पॉन्ड है, डेज़र्ट है। अब जो है वो नीश के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको नीच भी प्रोनाउंस किया जाता है और नीश भी प्रोनाउंस किया जाता है। जोसेफ ग्रेनिल अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1917 में जो है वो ये टर्म सबसे पहले नीश जो है वो इकोलॉजी में इंट्रोड्यूस करवाई या प्रपोज की। ऑर्निथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडी बर्ड्स, यानी जोसेफ ग्रेनिल जो थे वो जोलॉजिस्ट थे और बर्ड्स को स्टडी करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये टर्म प्रपोज की। ये दोनों चीज़ें जो हमने ऊपर हैबिटेट पढ़ा और अब हम नीश के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्लोजली रिलेटेड जो है वो फैक्टर्स हैं, कह लें। नीश क्या करती है या इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है? द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट within which a species is restrained by the limitation of its physical structure and its physiology। फिज़िकल स्ट्रक्चर जो उसकी मॉर्फोलॉजी है और फिजियोलॉजी जो वो फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो वो उनका फंक्शन ये है कि वो ऑटोट्रॉफ है, यानी वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और उनका स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल मौजूद है जो कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए और बाकी रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हुए खुराक को बनाता है और दूसरों के लिए खुराक बनता है। तो अब ये पौधों का जो खुराक बनाना और फिर वो दूसरों के लिए इस्तेमाल होना, जिसको हम यहाँ पर प्रोड्यूसर का नाम देंगे, ये उसका अल्टीमेट जो है वो रोल है, जो उससे मतलब इन लिमिटेशंस में कि उसने प्रोड्यूस करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसको जो काम दिया गया है उसने वही काम करना है और उसी अपनी जो है वो लिमिटेशंस में रह के काम करना है। अल्टीमेट का मतलब आखिरी या हतमी, डिस्ट्रीब्यूशनल यानी दर्जाबंदी में जो उसको काम दिया गया है, और रेस्ट्रेंट का मतलब उसने अपनी हद में रहना है, अपना काम करना है, जो उसको लिमिटेशंस जो हदूद दी गई हैं काम की वो उसी तरह से काम करेगा। चार्ल्स एल्टन एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नीश को डिफ़ाइन किया कि ये बेसिक रोल है किसी भी जानदार का कम्युनिटी में। द बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी, यानी क्या रोल है उसका? वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या डिकम्पोज़र है? क्या काम कर रहा है वो? उसका फंक्शन क्या है? उसका ऑक्यूपेशन क्या है? उसकी जॉब क्या है? यानी वो उसमें कम्युनिटी में क्या करता है, उसका क्या काम है? इट डज़ इन व्हाट इट डज़ इन एंड फॉर लिविंग कम्युनिटी। जैसे अब वो क्या कर रहा है? ऑटोट्रॉफ है, खुराक बना रहे, और लिविंग कम्युनिटी के लिए क्या कर रहा है कि वो प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके साथ साथ उसका ताल्लुक़ जो है ये खुराक के साथ हो गया, और इसी तरह एनिमीज़ के साथ भी उसका रिलेशनशिप जो है वो इसमें डिस्कस किया जाता है। तो हम इसको सादा से अल्फाज में इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये स्पीशीज़ ऑक्यूपेशन है, यानी एक स्पीशी की जॉब है, उसका काम है कि उसको क्या काम दिया गया है। जिस तरह से कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है तो उसको एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है कि जो उसने करना होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से नीश इज़ रेफर टू अ प्रोफेशन और जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट जॉब्स। अब इकोसिस्टम में हम कहते हैं जी बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं, तो हर पॉपुलेशन का काम जो है वो मुख्तलिफ है। जैसे हमने कहा कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमल्स प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, तो ये उनके डिफरेंट जॉब्स हैं और स्पेशली पर्टिकुलरली कंसर्न विद द फीडिंग।
तो रोल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशी विद इन अ कम्युनिटी including all aspects of its interaction with the living and non-living environment. अब ये जो नीश है इसके क्या एलिमेंट्स हैं उसकी बात करेंगे, यानी एलिमेंट्स ऑफ नीश जो है वो क्या हैं। तो इसमें इन ऑर्गेनिज़म्स को किस तरह से ये एनर्जी हासिल करते हैं और किस तरह से जो है वो मटेरियल्स इनको सप्लाई किए जाते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीडेटर्स हैं, प्रे हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। प्रीडेटर जो है वो शिकारी को कहा जाता है, प्रे शिकार को, यानी शिकारी शिकार करता है और उसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है कि फौरी किल करके और फूड बना लेता है अपनी। कॉम्पिटिटर्स compete करते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो है उसकी कुछ टाइप्स जो है वो दूसरे बैक्टीरियल कॉलोनी को किल करने के लिए या ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं ताकि कंपटीशन कम हो जाए और दूसरी टाइप के बैक्टीरिया वहाँ से एलिमिनेट हो जाएं या ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से जो है वो नीश जो है वो उसके ऑर्गेनिज़म्स के बिहेवियर और इंटरेक्शंस जो है उसको भी डिस्कस किया जाता है इसमें। तो बिहेवियर किसे कहते हैं? बिहेवियर जो है वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस को कहा जाता है, यानी अगर कोई स्टिमुलस है तो उसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? तो इसमें तमाम फिज़िकल फैक्टर्स जो कि नेसेसरी हैं किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं नीश के। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंज ऑफ टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, the pH of water, the pH of soil। के pH से मुराद वो एसिडिक है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है, तो वो उसके मुताबिक जो है वो सॉइल में जानदार सरवाइव करेंगे। नीश को जो है वो इस तरह भी डिफ़ाइन किया गया है कि द रोल ऑफ अ स्पीशीज़ प्लेज इन अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस, यानी वो किस तरह से असरअंदाज हो रही है कम्युनिटी पर और क्या रोल प्ले कर रही है, क्या ऑक्यूपेशन है उसका, तो ये सारा जो है वो नीश कहलाता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे, यानी आर्ट इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। कि इकोलॉजी जो है उसको इसमें अगर हम सिर्फ एक सिंगल स्पीशी को जो है या सिंगल स्पीशी के मेंबर्स को स्टडी कर रहे हैं और उनका ताल्लुक़ जो है वो माहौल के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो उसे आर्ट इकोलॉजी कहा जाता है। यानी when we are studying a single population's relationship to its environment, क्योंकि इकोलॉजी तो हमने पहले ही पढ़ा था कि रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इकोलॉजी कहलाती है। तो फिर उसमें अगर हम सिर्फ एक पॉपुलेशन के मेंबर्स का रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो उसे आर्ट इकोलॉजी कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल इसमें हम एक जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट अगर लैब में स्टूडेंट्स कर रहे हैं जिसमें 50 या 100 प्लांट्स जो है वो सोयाबीन के ग्रो किए गए हैं और उनको पोल्यूटेड वाटर, यानी वाटर जिसमें पोल्यूशन मौजूद है वो दिया गया, तो उसके ग्रोथ पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं उसको स्टडी किया गया, स्टडी कर रहे हैं। तो अगर वो एक ही स्पीशी के मेंबर्स हैं, बेशक वो 100 हैं, 50 हैं, 70 हैं, 80 हैं, जितने भी हैं, लेकिन हैं तो एक ही स्पीशी के मेंबर्स। तो इस तरह से एक स्पीशी के मेंबर्स को या यूँ कह लें एक पॉपुलेशन को स्टडी करना और फिर वाटर के पोल्यूटेड वाटर के इफ़ेक्ट्स को उसके ऊपर स्टडी करना जो है वो आर्ट इकोलॉजी कहलाएगा। सिन इकोलॉजी, सिन के लिटरल मीनिंग जो है वो टुगेदर। अब बहुत सारी पॉपुलेशंस को इकट्ठे उनका रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ जो है वो स्टडी करना सिन इकोलॉजी कहलाता है। यानी हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब तमाम कम्युनिटीज़ को या तमाम पॉपुलेशंस को एक ही वक्त में स्टडी किया जाता है और उनका ताल्लुक़ एनवायरनमेंट के साथ स्टडी किया जाता है तो उसे सिन इकोलॉजी कहा जाता है। यानी सिन इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, यानी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस टू देयर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड सिन और कम्युनिटी इकोलॉजी।
यानी इसका दूसरा नाम जो है वो कम्युनिटी इकोलॉजी भी है। अब इसमें जो है वो इंटर स्पीशीज़ कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज़म, कमेंसलिज्म जो है वो डिस्कस किया जाता है। अगर हम एक पॉपुलेशन को डिस्कस या स्टडी कर रहे हैं तो या एक पॉपुलेशन किसी एनवायरनमेंट में हैबिटेट में सर्वाइव कर रही है तो वो सिर्फ एक तरह से नहीं बल्कि कई तरह से जो है वो असरअंदाज भी हो रही होती है और जो है वो बिहेव भी रिस्पॉन्ड भी कर रही होती है। यानी कम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं जो कि इस को फेस करना पड़ रहा है कि अगर बाज़-औक़ात एक फैक्टर जो है वो एग्रावेट हो रहा है तो दूसरा जो है वो कम हो रहा होता है। दीज फैक्टर्स इंटरेक्ट with one another. Complexity of environment depend upon the combination of various factors. अब मतलब ये है कि इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं कम्युनिटी के ऊपर, और जब हम तमाम पॉपुलेशंस को एक ही